नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर राजू राव से। राजू राव के जन्म भोपाल में हुआ। बचपन से ही संगीत में रुचि थी। राजू राव ने संगीत की शुरुआत गिटार से की, फिर इसके बाद सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बन अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजू राव दृष्टिहीन है, लेकिन इन्होंने अपने हौसले और जुनून से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है। राजू राव ने फिल्मी और गैर फिल्मी कलाकारों के साथ संगत की है, जिसमें गुलाम अली, चंदन दास, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद हुसैन, रविंद्र जैन। राजू राव सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ म्यूजिक अरेंजर और रिकॉर्डिस्ट भी हैं। राजू राव ने संगीत की सीख कहीं से नहीं ली, लेकिन प्रकृति, रेडियो और टीवी को अपना गुरु मानते हैं। इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और बिग मैजिक के बिग स्टार सीजन 2 विनर का खिताब अपने नाम किया। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग और म्यूजिक डायरेक्टर के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर राजू राव। राजू राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। राजू जी, बहुत सारे काम हैं, मैंने भी आपके बहुत सारे गाने सुने हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे, मैं क्योंकि आपके जज्बे और हिम्मत को सलाम करता हूँ मैं। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपने गिटार से आपने शुरुआत की थी, तो उस वक्त यही था कि सिर्फ मुझे गिटार बजाना है शौकिया तौर पर, या आपने कुछ और सोच के रखा था कि शुरुआत गिटार से करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे जाऊंगा और म्यूजिक डायरेक्टर भी बनूंगा, सिंगर भी बनूंगा? देखिए, जब मैं बहुत छोटा था तो बचपन में तो सभी शरारती होते हैं। तो मैं रेडियो सुनता था। तो अक्सर जब रेडियो में कोई भी प्रोग्राम आता तो उसमें गीत और गीतकार और संगीतकार के बारे में बताते थे। जी। तो जब बताते थे तो वो कहते थे कि भाई फिर मेरे को ऐसा लगता था कि इनके नाम जो आते हैं हाँ। इसी तरह कभी मेरा भी नाम रेडियो में आए, मैं भी जी। एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर कभी मेरा नाम भी अनाउंस हो। हाँ। तो वो सपना बचपन से था कि मैं संगीतकार बनूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि संगीतकार सही मायने में होता क्या है। हाँ। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत की। बचपन में मुझे एक छोटा सा खिलौना मिला, वो गिटार ही था। जी। उससे मैंने शुरुआत की। हम्म। धीरे धीरे उस पर बजाना सीखता गया। फिर धीरे धीरे मैंने हाँ। एक्चुअल गिटार जो होता है वो मेरे हाथ में आया। हम्म। वहाँ से फिर मैंने गिटार बजाना शुरू किया। जी। अच्छा, जैसे आपने सिंगिंग और म्यूजिक डायरेक्शन आपने कहीं से सीखा नहीं है, जी तो जी। क्या गिटार भी आपने कहीं से सीखा नहीं था और करते करते आप सीख गया गिटार, या कहीं से आपने इसकी ट्रेनिंग ली थी आपने गिटार बजाने की? जी नहीं, उसका मतलब यही कारण है कि मैं उल्टा पकड़ता हूँ गिटार, और अच्छा। जो मेरा स्टाइल है वो आप देख ही रहे हैं, अपसाइड बिल्कुल डाउन, बिल्कुल, अपसाइड डाउन। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। जी जी जी। जी। तो उसको भी आपने आपने करते करते सीखा आपने। उसके बाद जी तो हाँ। जो सबसे पहला गाना था, हम ये जरूर जानना चाहेंगे राजू राव जी कि सबसे जी। पहला कौन सा गाना था जो आपने गाया था आपने, अच्छा, एज ए सिंगर। एज ए सिंगर प्रोफेशनल तौर पर जो आपने गाना गाया था? जी 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 जी। स्टेज पे तो मैं काफ़ी बाद में, मतलब एज ए सिंगर स्टेज पे आया मैं, मेरे हाँ। ख्याल से 98 के बाद ही मैं स्टेज पे आया, जी। आफ्टर मैरिज। क्योंकि मैं उसके पहले एज ए म्यूजिशियन ही फील्ड में काम करता रहा, एज ए हाँ। गिटार अच्छा, कभी। हाँ आप जी। पहले एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बने, उसके बाद फिर आप सिंगर बने? हाँ जी। जी। इंटरेस्टिंग। हाँ। जी मतलब ये कह सकते हैं कि हिमेश रेशमिया की तरह थे आपके, पहले आप ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसके बाद फिर आप सिंगर बने। तो फिर जब चलिए फिर मैं हाँ शुरुआत जी। करता हूँ, पहले जब आप ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे आप, जी तो जी। गिटार सीखते सीखते फिर वो कब आपको लगा, कब आपको महसूस हुआ कि अब मैं भी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बन गया हूँ या बन सकता हूँ, और फिर आपने गाने कंपोज करने शुरू किया? और वो कैसे, सिलसिला कैसे शुरू हुआ म्यूजिक कंपोज करने का? जी बिल्कुल, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ। पहले तो मैं सिर्फ गिटार बजाता रहा, फिर कुछ मेरे म्यूज़िक फील्ड में कुछ दोस्त थे, हम्म। उन्होंने कहा कि बोले हम तुमको कुछ लिरिक्स देते हैं, तुम उसको कंपोज कर सकते हो क्या? जी। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने शुरुआत की। हाँ। तो कुछ मतलब जाने माने कुछ शायर थे, उनकी गज़लें मैंने कंपोज की। हाँ। और उसके बाद उसका एक शो भी होना था, वो भी मैंने किया। जी। तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बोले हाँ। आप तो बहुत अच्छा कंपोज करते हो, आप म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों नहीं बन हम्म। जाते? तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने कहा इसमें ट्राई करते हैं। हम्म। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जी। एक्चुअली। तो आपको, मुझे लगता है वो याद तो होगा जो आपने पहले कंपोज किया होगा, तो वो गाना अगर आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास गिटार भी है और सुर तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत उस समय लिखने की भी कोशिश करता था। जी। तो मेरा खुद का हुआ लिखा हुआ भी गीत है। क्या बात है।
तो वो मैं मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर मेंशन ये करना चाहूंगा कि राजू राव राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। कभी कभी लिखता हूँ। जी। जी। हाँ। तू मेरा दिल मेरी जान है तू, दिल का मेरे अरमान है तू, तेरे जहाँ से जहाँ है मेरा, मेरी सही पहचान है तू। तू मेरा दिल मेरी जान है तू, दिल का मेरे अरमान है तू, तेरे ही दम से जहाँ है मेरा, मेरी सही पहचान है तू। तू मेरा दिल मेरी जान है तू। वाह, क्या बात है। दिल तो ऐसा कर रहा है मैं सवाल जवाब का सिलसिला नहीं करूं, बस आपसे गाने सुनते जाऊं। क्योंकि मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बोलेंगे कि भागीरथ सवाल जवाब मत पूछिए, सिर्फ गाने सुनिए, क्योंकि राजीव राव जी जितने अच्छे प्यारे बोलते हैं, उतना अच्छा गाना गाते हैं, उतना अच्छा गिटार भी बजाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपको लेकर। राजीव राव जी, जब आप फिर एज ए म्यूजिक कंपोजर आप आए, जी। क्योंकि हमको ये पता चला है कि आप एज ए रिकॉर्डिस्ट भी हैं, खुद आप कंप्यूटर को आप मेंटेन भी करते जी हैं, हाँ। तो ये क्योंकि मैं भी बड़ा अचंभा हूं, क्योंकि फिर कैसे इन चीजों को आप करते हैं, क्योंकि बिना देखे इन सब चीजों को करना, किस तरह से आप इन चीजों को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें रहती है, कमांड रहते हैं, सामने स्क्रीन रहती है, और गानों का तैयार करना, लेयर रहती है, तो कैसे आप इन चीजों को करते हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। मैं इसके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, और मैं शायद अकेले सफल नहीं हो पाता अगर मेरी फैमिली। अच्छा, मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। मुझे जब पता चला कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप कंपोज करते होंगे, लेकिन कंप्यूटर में काम करने के लिए आपने किसी रिकॉर्डिस्ट को या किसी को आपने बैठाया होगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये सब जितने भी सारे काम है खुद करते हैं आप। जी हाँ। तो फिर मुझे आप बिल्कुल, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कैसे आप इन चीजों को मैनेज करते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे मैंने कहा था कि फैमिली का सपोर्ट ना, मतलब अगर ना मिले तो कोई सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी मेरे को मतलब शुरू से सपोर्ट रहा, स्पेशली वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। और जो जहाँ तक रिकॉर्डिंग का सवाल है, ये मेरा सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं अदर स्टूडियोज़ में जाता था, काम करता था जी। तो वहाँ पे जाकर के डबिंग करता था, कभी जाकर के अपने कीबोर्ड में पूरा म्यूज़िक अरेंज करके ले जाता था, फिर उन ट्रैक्स को जाकर के वहाँ पे डंप करता था जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता था, और बहुत ज़्यादा कई बार दिक्कत भी होती थी रिकॉर्डिस्ट को समझाने में कि भाई कैसे इसको सिंक करना है, क्या करना है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो एक दिन बहुत ही हताश निराश स्थिति में मेरी थी उस दिन जी। घर पे पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि बोले क्या हुआ, इतना परेशान लग रहे हो? अरे मैंने कहा बहुत दिक्कत होती है जब म्यूज़िक किसी स्टूडियो में हम जाके डंप करते हैं पूरे जो ट्रैक्स वगैरह जा करके। तो वाइफ ने कहा बोले आप खुद क्यों नहीं शुरू करते? तो मैंने कहा मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? तो वाइफ ने कहा नहीं, क्यों नहीं शुरू कर सकते आप? बिल्कुल वही सवाल जो मेरे जहन में आपके अंदर भी आया था उस वक्त। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा बोले नहीं, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो। जब आप कीबोर्ड प्ले करते हो, आप गिटार प्ले करते हो, और कीबोर्ड में तो इतने सारे स्विचेस हैं, इतने सारे बटन्स हैं जी, उनको आपको सारे याद हो चुके हैं। हाँ। तो आप कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकते? तो मैंने कहा कंप्यूटर में माउस होता है, उसमें इसकी जगह बदल जाती है कई बार, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो फिर उन्होंने कहा बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैंने फिर थोड़ा खोजबीन की कि कोई सॉफ्टवेयर है जिससे हेल्प मिल सकती है। फिर मुझे एक स्क्रीन रीडर मिला, उसके थ्रू फिर मैं पूरा सिस्टम रीड करने लगा। वो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराया, वहाँ से फिर मैंने रीड करना शुरू किया। और लगभग 2 से 3 साल तक मैं सारे सॉफ्टवेयर्स को स्टडी करता रहा, स्पेशली जो रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं जी। और देर रात तक जा करके, कई बार मुझे सुबह के 4 बज जाते थे, वाइफ कहती थी बोले आप सो जाओ, बोले अब। मैंने कहा नहीं, आज मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो फिर ऐसे करते करते मैं रिकॉर्डिस्ट बन गया। जी।
वाकई मैं अक्सर हमारे जो मेहमान होते हैं उनसे पूछता हूँ कि आप किन से इंस्पायर्ड है, लेकिन मैं ये बोलूँ हमारे जो दर्शक हैं और बहुत सारे लोग हैं वो आपसे इंस्पायर्ड जरूर होंगे, क्योंकि ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है, मैंने कहा। अच्छा, उसके बाद फिर हम सिर्फ बात करें, सिर्फ ये सिलसिला नहीं, उसके बाद सिर्फ आपने स्टूडियो बैठकर आपने सिर्फ गाना नहीं बनाया, सिर्फ गाना नहीं गाया, आपने सोचा कि इसको मैं और एक्सपोज करूं, अपने आप को और बाहर लेके जाऊं, जी। और यही कारण है कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 रहा है, इसमें आप सेमीफाइनल में आपने जगह बनाई है। तो जी हाँ, ये जी एक्सपीरियंस कैसा रहा? रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। हाँ और वाकई में थोड़ा जब हम स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ा सा धक धक रहती है, वाकई जी। में सभी को होता है। हाँ और कभी कभी जब ये भी होता है कि जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ इधर उधर ना हो जी। जाए, तो थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं अंदर से। तो हाँ वो चीज़ ज़रूर होती है स्टेज पे। तो वो एक शुरू में वो एक्सपीरियंस भी मैंने फील किया। जी। अच्छा, तो जो सेमीफाइनल में जब आप गए थे वहां पर, हाँ जी। आपने जो जगह बनाई थी, आपने उस वक्त जो आपने गाना गाया था, वो कौन सा आपने गाना गाया था? हम वो जरूर सुनना चाहेंगे। जी हाँ, वो गाना था नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ओ ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ला 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 ला। बहुत खूब राजूराव जी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा। हम श्योर कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो राजूराव जी, जो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 था, इसमें आप सेमीफाइनल में जगह बनाई आपने, लेकिन जो उसके बाद फिर होता ना कि कहीं ना कहीं एक जज्बा जो होता है, उसके बाद फिर जो बिग मैजिक का जो था, बिग स्टार सीजन 2, जी, जी। इसमें आप विनर रहे। तो बड़ी जबरदस्त शुरुआत थी कि एक जगह आप सेमीफाइनल थे, दूसरी जगह जो बड़ा स्टार कंपटीशन था सिंगिंग का, उसमें आप विनर भी रहे। हालांकि इसमें क्या गाया मैं आपसे गाना नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं अब चाहूंगा, क्योंकि आपने भी खुद इतने सारे आपने गाने कंपोज किए हैं, आपने गाने गाए हैं, तो जो आपका जो मनपसंद गाना है जो आपने उसके बाद फिर जब कंपोज करना शुरू किया, आपने शुरुआत में आपने सुनाया था, क्योंकि आपके जी म्यूजिक में भी आपके कुछ गाने हैं, रेड रिबन में भी आपके गाने हैं, टी सीरीज में भी आपके गाने जी। हैं, और एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो मुझे बोल पता है, सगा बॉयफ्रेंड। सगा भाई सुना है मैंने, सगी बहन सुनी है, लेकिन ये सगा बॉयफ्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इसके लिरिक्स भी आप ही ने लिखे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, किसी और ने लिखे Lyricist कोई हैं। और है। लेकिन कंपोज किया आपने और आपने इसको आवाज भी दी है। जी, 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 तो ये जरूर सुनना चाहेंगे हम, ये सगा बॉयफ्रेंड का जो गाना है, जी, जी। जो आप ही ने गाया और इसको आप ही ने कंपोज किया। जी। ओ सगा बॉयफ्रेंड हूँ तेरा, तेरा हाथ न छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर ले, तेरा साथ न छोड़ूंगा।
सगा बॉयफ्रेंड हूँ तेरा, तेरा हाथ न छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर ले तेरा साथ न छोड़ूंगा। ओ कुड़िए मान जा, ओ कुड़िए मान जा, ओ कुड़िए मान जा, ओ कुड़िए मान जा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त है वाकई। इसके बोलिए बड़े अच्छे, और आपने जो गाना गाया है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपने इसको गाया आपने। अच्छा राजू राव जी, क्योंकि आप अभी भोपाल में आप काम करते हैं, लेकिन जो आपके जो काम है टी सीरीज, जी म्यूजिक, सब जगह है, जी। और आपने बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया, रविंद्र जैन जी के साथ काम किया आपने, जी हाँ। सुरेश वाडेकर जी के साथ आपने काम किया है। तो इनके साथ काम करने का हम चाहेंगे क्या कुछ खास एक्सपीरियंस था, और कोई ऐसी यादगार बातें जो आपको इनकी तरफ से आपको लेकर कही गई हो, जो आपको याद हो, हम चाहेंगे। और खासकर रविंद्र जैन जी, क्योंकि बड़े ही जबरदस्त सिंगर रहे हैं, तो उनके साथ आपने काम किया होगा, और आप जानते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उनसे इंस्पायर्ड तो जरूर होंगे। तो उनके साथ भी आपने काम किया, तो क्या कुछ खास एक्सपीरियंस था, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप शेयर कीजिए आप। जी बिल्कुल। उनके साथ एक्चुअली मैंने तीन या चार शोज़ किए होंगे। तो उन 3 या 4 शोज़ में मेरी काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत भी शुरू हो गई थी। तो एक शो में वो बोले, मतलब मेरे ख्याल से थर्ड शो था उनके साथ मेरा। तो उसमें वो मतलब जब सारे म्यूजिशियंस का इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो उन्होंने बोले वो लड़का कहाँ है जो कीबोर्ड पे बांसुरी बजाता है। तो किसी ने बोले दादा वो स्टेज पर ही है। अच्छा, नहीं, इसको जरा आप क्लियर कीजिए, मतलब कीबोर्ड में आप बांसुरी बजाती, ये क्यों कहा था उन्होंने इसके पीछे? एक्चुअली उनके ज़्यादातर सॉन्ग्स में फ्लूट का बहुत यूज़ किया, बांसुरी का बहुत यूज़ किया गया। जैसे शाम तेरी बंसी करके गाना है, काफ़ी सारे उनके गाने हैं जिसमें फ्लूट का बहुत यूज़ किया गया जी। तो उन पीसेस को मैं ज़्यादातर मैं ही फ्लूट्स गिटार उस पर कीबोर्ड पे लेकर के फ्लूट में बजाता था। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बोले ये लड़का बिल्कुल फ्लूट जैसे ही फ्लूट बजाता है कीबोर्ड पे। क्या बात है, बड़ा चैलेंज होता होगा क्योंकि कीबोर्ड से फ्लूट की आवाज़ निकालना। हाँ जी जी। तो एक उनके साथ रहा, और एक गुलाम अली साहब के साथ रहा। हाँ। तो गुलाम अली साहब के साथ मेरा था इंदौर में एक शो, उनके साथ मैं एक ही शो कर पाया। हाँ। उसके बाद ये हुआ कि फिर कुछ ऐसे कंडीशंस नहीं बन पाए हाँ, हालांकि उनको बैठ के सुना बहुत मैंने जी। और जिस शो में मैं मतलब हम लोग साथ में थे। हाँ। उस शो में ये हुआ था कि मैंने उनके साथ बैठ करके परफॉर्म किया, गिटार बजाया जी। तो बीच बीच में कुछ वो नोटेशंस लेते थे, उन नोटेशंस को मैं रिपीट करता था गिटार पे। तो बड़े इम्प्रेस हुए इस चीज़ से वो। और जब शो जब एंड हुआ, जब मैं स्टेज से नीचे आया, वो भी नीचे आए, तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया जी। तो कहने लगे, बोले तुम बहुत अच्छा बजाते हो बेटा, बोले तुम जो है तुमने मेरे सारे नोटेशंस को कॉपी किया गिटार पे, ऐसा अभी तक बोले कि कोई गिटारिस्ट मुझे नहीं मिला। जी। तो बोले बहुत आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि बोले बहुत अच्छा, तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। जी। अच्छा राजूराव जी, एक फिल्म आई थी अंधाधुंध, उसमें वो जो आयुष्मान खुराना थी हीरो थे वो, जी, जी, जी। उसमें वो भी म्यूजिक कंपोजर थे, गाना भी गाते थे, और वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से फील कर सके, इसलिए वो समाज के सामने वो अंधा बन के रहते थे वो। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं म्यूजिक को और बेहतर फील करूं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो अब आप थोड़ी जो समस्याएं हैं देखने को लेकर, और म्यूजिक जो फील करते हैं, क्या उसको बेहतर आप फील कर पाते होंगे, और क्या कभी इसको लेके कभी कोई ऐसी समस्या भी आई आपके साथ कि आप थोड़े से निराश हुए हो? जैसे कि आपने शुरू में सॉफ्टवेयर को लेकर जिक्र किया था, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे और वाकया था कि जब थोड़े से आप निराश भी हुए अपनी स्थिति को लेकर, लेकिन जो फिल्म में है जिस तरह से कहा है कि ज्यादा वो बेहतर फील करना चाहते थे म्यूजिक को, इसलिए वो देखते थे, लेकिन तब भी वो अंधा बन के रहते थे, दृष्टिहीन बन के रहते थे। तो इन चीजों के मैं नुकसान और फायदे थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, नुकसान तो जो विजुअल वर्ल्ड है जो हम देखते हैं, उसके नुकसान अलग हैं, और अनविजुअल जो है उसका नुकसान अलग है। म्यूजिक से रिलेटेड सिर्फ मैं आपसे अच्छा, जानकारी कर रहा हूँ। हाँ जी, सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड, क्योंकि मुझे देखिए इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये प्लस पॉइंट ही होगा, क्योंकि म्यूजिक को ज्यादा बेहतर तरीके से एक इंसान फील कर सकते हैं जो दूसरे के मुकाबले, इसलिए शायद मुझे लगता है वो अंधाधुंध फिल्म में दिखाया भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एकांत में होता हूँ, अपने स्टूडियो के अंदर होता हूँ, तो मुझे बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। मैं सिर्फ वहाँ पर बैठ करके अपने म्यूजिक में खो जाता हूँ, और जो भी कुछ नया क्रिएशन आता है वो वहीं से आता है। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ध्यान जो लगता है ना इंसान का, वो जब कुछ भी नहीं देखता तो वो ध्यान उसका और पक्का हो जाता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम
हम जैसे भी हमको एक्सेप्ट करते हुए हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। Actually. हम ये ना सोचे कि हमारे पास ये, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अपनी कमजोरी को अगर हम अपनी मजबूती बना लें, अपनी शक्ति बना लें, तो हम उस पर और बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा राजू राव जी, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आपने भजन भी बहुत सारे आपने गाए, टी सीरीज में भी आपके बहुत सारे भजन हैं, तो कोई भगवान भोलेनाथ का अगर कोई भजन आपको याद हो तो जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। जी। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। क्या बात, बहुत 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 ही जबरदस्त है। बाकी महाशिवरात्रि में जिस तरह से आपने ये सुमधुर आपने भजन सामने रखा, मुझे लगता है हमारे दर्शक आनंद विभोर हो गए होंगे। लेकिन आपने भी खुद एक बहुत जल्द शायद मुझे लगता है एक आपकी भी तरफ से एक गीत आने वाला है जो भगवान शंकर के जो मंत्र है उसके ऊपर आपने एक तैयार किया आपने शायद अभी ना। जी हाँ, जी हाँ, जी। वो रिलीज हो चुका है। जी रिलीज हो चुका है वो, और अभी रिसेंटली सभी जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं हाँ। वो सब पर अवेलेबल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो जरा उसकी दो लाइनें हो जाए तो हमारे दर्शक भी वो सुन लेंगे, तो मुझे लगता है फिर और उसको और सर्च करेंगे कहाँ पर ये गाने ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। क्या बात है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मतलब आज जो महाशिवरात्रि के दिन हमारे दर्शक जो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक है जिन्होंने फास्ट रखा होगा, जी हाँ। उपवास होंगे, तो उनके जो आपके द्वारा भजन सुन के मुझे लगता है उनका सफल हो गया होगा आज फास्ट रखना। हाँ, क्योंकि आनंद आता है, क्योंकि जब इस तरह से हम खूबसूरत भजन सुनते हैं खूबसूरत आवाज में, तो वाकई बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। और जो अगर किसी दर्शकों को थोड़ी बहुत भूख भी लग रही होगी तो मुझे लगता है थोड़े समय के लिए वो इसको भूल जाएंगे वो। अच्छा, मैं लेकिन अब चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो जाते जाते जो आपके द्वारा लिखा गया, आपके द्वारा कंपोज किया गया या आपके द्वारा गाया, क्योंकि बहुत सारे गाने आपके रिलीज हुए हैं, रेड रिबन में रिलीज हुए हैं, जी में हुए हैं, टी सीरीज में हुए हैं। अगर रेड रिबन की बात करूं तो मेरी ख्वाहिश है, एटीट्यूड, दो पैग, तो जो भी आपको मनपसंद आप जाते जाते हमारे दर्शक को आप सुनाना चाहे तो हमारे दर्शक जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। मेरा इसमें सबसे फेवरेट है मेरी ख्वाहिश है, वो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल, प्लीज। मेरी ख्वाहिशें भी तुमसे, मेरी चाहतें भी तुमसे, मेरी जिंदगी भी तुमसे शुरू होती है सनम। मेरी ख्वाहिशें भी तुमसे, मेरी चाहतें भी तुमसे, मेरी जिंदगी भी तुमसे शुरू होती है सनम। मेरी मंजिलें भी तुमसे, मेरी आशिकी भी तुमसे, मेरी दिल लगी भी तुमसे शुरू होती है सनम। मेरी ख्वाहिशें भी तुमसे, मेरी चाहतें भी तुमसे, मेरी जिंदगी भी तुमसे शुरू होती है सनम। ला 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 ला।
मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन समय गुजरता जा रहा है और समय की बाध्यता है, तो हमको इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या आप गाइड करना चाहेंगे? जी। देखिए, जो लोग नए फील्ड मतलब जो इस फील्ड में जो नए हैं, जो आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ यही है कि उनका जो काम है, उनको हमेशा उनको खुद से परखना चाहिए और बारीकी से देखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं जी। वो ऑडियंस को कैसा लगेगा। हम्म। कई बार ये भी होता है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो ऑडियंस को अच्छी नहीं लगती, और कई बार ऐसा भी होता है जो हमें अच्छी नहीं लगती वो ऑडियंस को अच्छी लग जाती है। जी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को हमेशा आप अपनी चीज़ को एक ऑडियंस बन के ही सुने हाँ। और बुने। जी। मेरा ये मानना है। चलिए राजू राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए, मेरा तो दिल प्रसन्न हो गया और हमारे जो दर्शक बैठे हैं, उनका दिल भी डेफिनेटली प्रसन्न हो गया होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए गायक, गीतकार, संगीतकार राजू राव से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।